मित्रों नमस्कार। मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि इन दिनों इस मंच से यशदेव शैल जी को याद किया जा रहा है। यशदेव शैल एकाग्र में देश के जाने माने विद्वानों ने, दार्शनिकों ने शिरकत की है। मित्रों, उस एकाग्र की 7वीं कड़ी में आज हमारे साथ प्रोफेसर केएल शर्मा उपस्थित हैं। प्रोफेसर शर्मा जी, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जब यशदेव शैल जी की पुस्तक मनस्तत्व प्रकाशित हुई तो उसे समान रूप से मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक महत्व की पुस्तक बतलाई गई। वैसे भी विधाओं में अंतर क्रिया आवश्यक है और कई जगहों पर अवश्यम भावी है। देश के वरिष्ठ दार्शनिक प्रोफेसर केएल शर्मा भी एक साथ दोनों में आज हम कुछ और समझने की आवाज नहीं आ रही। I am not listening. Hello. Oh. Hello. Hello. मेरे तब ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा क्या हुआ? अब आपकी तरफ से कुछ आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अब मुझे शुरू करना है क्या?
शर्मा जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी, कृपया चलो शुरू करें हम अपना वक्तव्य। कुछ ठीक तकनीकी समस्या आ गई थी ठीक है। और अब ठीक है। कृपया वक्तव्य आरंभ करें। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम इस सीरीज के ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस सीरीज का एक अंग बनाया, बोलने के लिए कहा। वैसे तो मैं यशदेव शैली जी के दर्शन का अधिकारी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन इस विषय पर मेरी रुचि थी, इसलिए मैं से कुछ चर्चा करूंगा। पहले मैं कुछ शैली जी के बारे में बताना चाह रहा हूं। शैली जी से परिचय मेरा 1965 में हुआ और जहां तक मुझे ध्यान है, प्रोफेसर दयाकृष्ण के अतिरिक्त तब तक हमारे विभाग में किसी से यानी शैली जी का नाम लोग जानते नहीं थे। लेकिन 1965 में ये तय हुआ कि अखिल भारतीय दर्शन परिषद का एक अधिवेशन जयपुर में हो। उस संदर्भ में विभाग के लोगों को पता पड़ा शैली जी के बारे में और उस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई और वो ये हुई कि हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहन सिंह मेहता एक जो हमने स्वागत कमेटी बनाई थी उसमें आए। वो गुणग्राही व्यक्ति थे। उन्होंने कई, जैसे प्रोफेसर दयाकृष्ण को ऑफर की प्रोफेसरशिप, प्रोफेसर राजकृष्ण को की। तो उस मीटिंग में डॉक्टर दयाकृष्ण ने शैली जी के बारे में बताया कि ये व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फॉर्मली उस तरह से ट्रेंड नहीं है, लेकिन एक मौलिक विचारक हैं, दार्शनिक हैं। उनके बारे में जब बातें हुई इस तरह की, तो मोहन सिंह मेहता जी का एकदम एक निकला। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को विश्वविद्यालय में बुलाया जाए और तभी से राजस्थान विश्वविद्यालय में उनके आने की बात हुई। और सौभाग्य से क्या हुआ कि एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खुला, उसमें उनको एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया और दयाजी ने ये किया कि उस डिपार्टमेंट को हमारे डिपार्टमेंट से एक कमरा दिया और उसमें उनका उद्देश्य ये था कि शैली जी हमारे विभाग से जुड़े रहेंगे। वैसे तो शैली जी कुछ साल वहाँ काम किया, फिर राजस्थान हिंदी अकादमी में चले गए, लेकिन दर्शन विभाग की किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो एकेडमिक हो या कोई नॉन एकेडमिक हो, वैसे मीटिंग्स हो, वो उनके बिना होती नहीं थी, उनको बुलाया जाता था। एक समय ऐसा हुआ जब शैली जी आने जाने में थोड़े से असमर्थ हुए शारीरिक रूप से, तो विभाग का कोई ना कोई व्यक्ति उनको लेने जाता था। तो पूरे जीवन पर्यंत वो विभाग से इनफॉर्मली जुड़े रहे, वहाँ की गोष्ठियों में, वहाँ के लेक्चर्स में हमारे छात्र, हमारे टीचर सभी से लाभान्वित होते रहे। एक तो ये बात थी। उसी बीच में एक उन्होंने उन्मीलन पत्रिका जब निकाली, तो उसके उन्मीलन गोष्ठी के नाम से हुआ करता था
और उस गोष्ठी में वो वैसे हरमन तो नहीं होती थी, पर फ्रीक्वेंटली उस जनरली होती रहती थी, और उसमें काफ़ी सारे हमारे सदस्य उसमें जुड़ते, 8-10 लोग तो होते ही थे उसमें। जनरली आमतौर पर वो या तो शैली जी के घर पर होती थी, या प्रोफेसर दयाकृष्ण के घर पर होती थी, या मुकुंद लाट के घर पर होती थी। तो एक प्रकार का एक ऐसा एक दार्शनिक परिवेश था यहाँ पर, जिसमें कि शैली जी इसमें की भूमिका थी, मुख्य भूमिका थी उनकी। जहाँ तक मैंने कहा कि इस सीरीज का अगर ये लाभ हो कि बहुत सारे यंग लोग अगर डॉक्टर यशदेव शैली जी के दर्शन को पढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि हमारे देश में हम हमारे समकालीन विचारकों को पढ़ते नहीं हैं, उनकी आलोचना नहीं करते, प्रत्यालोचना नहीं करते, समालोचना नहीं करते, जिससे विचार बढ़ता है। उनको भी सोचने को मिलता है और आपको भी मिलता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और इस बात को सोच कर के मैंने 1982 में एक स्कीम शुरू की। उसमें प्रोफेसर दयाकृष्ण का सहयोग था, उनका प्रेरणा थी कि हम एक लिविंग फिलोसोफर्स पर एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करें। और उसका ऐसे होता था कि 3-4 दिन का वो एक सेमिनार होता था, जिसमें भिन्न भिन्न दार्शनिक उस दार्शनिक विशेष के दर्शन पर चर्चा करते थे। उन लेखों पर वो दार्शनिक कमेंट करते थे और पुस्तक के रूप में वो छपा। सबसे पहले जो चर्चा हुई वो कालिदास भट्टाचार्य पर हुई। उसके लिए फाइनेंस हमको कहीं से मिला नहीं, हमारे डिपार्टमेंट ने किया। इसके बाद में ICPR से हमें फंडिंग होती रही। फिर प्रोफेसर NV बनर्जी पर हुआ चर्चा, JN मोहंती पर हमने एक सेमिनार की इसी तरह की, प्रोफेसर दयाकृष्ण के ऊपर की, और शैली जी के ऊपर की 1995 में। ये बात बहुत पुरानी है, 27 साल हो गए। मैंने वो ऑर्गेनाइज की थी और फिर किताब वो छपी भी थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूं कि इन विचारकों को हमारी यंगर जनरेशन पढ़े और उन पर चर्चा करे, उनकी समालोचना करे, जिससे कि वो विचार बढ़ता है। विचार की ग्रोथ कोई सिस्टम तंत्र तभी होते हैं, बनते हैं, जब उन पर निरंतर चर्चा होती रहती है। कुछ 2-4 लोग बात करें, पढ़ें, उससे बात नहीं होती है। तो मैं समझता हूं कि इन जो लेक्चर्स का ये जो सीरीज चलाई है, उसका ये लाभ होगा कि संभव तो कुछ युवा वर्ग, यंग अध्यापक, रिसर्चर्स शैली जी के दर्शन में रुचि लेंगे। और हमें ये करना चाहिए कि जो भी कोई लिखता है सीरियसली उस पर पढ़ें, उस पर चर्चा करें। इससे साथ में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि मैं कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं हूं जो उनके दर्शन पर अधिकार पूर्वक कह सकूं। मेरी दृष्टि से कुछ और भी थे, जिसमें मुकुंद लाट को मैं, डॉक्टर मुकुंद लाट को मैं समझता हूं कि वो उनके दर्शन को बड़ी भली प्रकार समझते थे, अच्छी प्रकार से कहते भी थे। शैली जी की 2 पुस्तक हैं, ज्ञान और सत्य। उसमें एक लेख है मानव प्रतिमा। एक दूसरी उनकी पुस्तक है सत्ता विषयक अन्वीक्षा। उसमें एक चैप्टर लेख है मानव तत्व। मैं जो बात कह रहा हूं ये उन 2 लेखों के आधार पर है। इन दोनों लेखों में शैली जी ने मानव के 2 प्रारूपों की चर्चा की है और उनकी
आलोचना के बाद में उन्हें अपनी बात कही है। वो दो प्रारूप हैं, एक आध्यात्मवादी प्रारूप जिसमें मनुष्य जो है ब्रह्म रूप है, एक दूसरा प्रारूप जिसको हम कहेंगे कि समाज वैज्ञानिकों द्वारा कल्पित प्रारूप। उसमें मनुष्य के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं, बात की गई है, जैसे कि मैन इज ए रैशनल बीइंग, मैन इज ए सोशल बीइंग, मैन इज ए लाफिंग एनिमल, और मैन इज ए टूल मेकर, मैन इज ए प्लेजर सीकर, और बहुत सारी ऐसी बातें। ये शैली जी का कहना है कि आध्यात्मिक मानव प्रतिमा अर्थ शून्य है या रिक्त है। वो कैसे क्या तर्क देते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उनका मानना यह है कि आध्यात्मिक मानव प्रतिमा जो है, जिसमें कि आप मनुष्य को ब्रह्म रूप मानते हैं, वो अर्थ शून्य या रिक्त है। दूसरा, समाज वैज्ञानिकों की अवधारणा वो एकांगी है, उसमें गत्यात्मकता नहीं है, वो जड़ता लिए हुए है। तो शैली जी एक वैकल्पिक अवधारणा की बात करते हैं, और वो वैकल्पिक अवधारणा ऐसी अवधारणा हो जो रिक्त ना हो, जो जड़ ना हो, और जो गत्यात्मक हो। और इस दृष्टि से उन्होंने अर्थगर्भिता मनुष्य की एक ऐसी परिभाषा की उन्होंने कि व्यक्ति जो है वो अर्थान्वेषी स्वभाव होता है उसका, इज ए सीकर ऑफ मीनिंग। एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं वो, जिसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, कि मनुष्य सिद्ध नहीं साध्य है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो एक डेफिनेशन दे देते हैं सोशल बीइंग, वो कहते हैं सिद्ध नहीं है, साध्य है। अब प्रश्न ये है कि वो कहते हैं अर्थान्वेषी स्वभाव। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि अर्थान्वेषी होने का क्या मतलब है। यानी अर्थान्वेषी होने का मतलब है कि चेतना का अपनी ओर मुड़ना, अपनी ओर आकर्षण। इसका मतलब हुआ कि, और साध्य का क्या मतलब है? साध्य का मतलब कहते हैं अनात्म से मुक्ति, यानी अनात्म से मुक्ति साध्य है, मनुष्य का साध्य है। अनात्म क्या है? जो आत्म से परे, अलग है, यानी वो व्यवधान है एक प्रकार का। अब यहां देखिए, शैली जी के दर्शन के बारे में बहुत सारी बातें कहती हैं, और उनके दर्शन क्या था परिभाषित करने की बात की लोगों ने, पर वो खुद किसी परिभाषा में जुड़ना नहीं चाहते थे। अगर आप उनसे कहें कि आप अद्वैतवादी हैं तो वो कहेंगे कि नहीं, मैं वो नहीं हूं। लेकिन ये बात जरूर है कि शैली जी अद्वैत दर्शन, और कहना चाहिए उपनिषद, सांख्य योग, वो उसको यूज करते हैं, उनको उनका बेस आधार है। और इतना ही नहीं, वो पाश्चात्य दर्शन में भी उतनी उनकी प्रवीणता थी। और इसलिए आप देखेंगे कि कई बार वहां वो फिनोमेनोलॉजी के कुछ पदों, टर्म्स को यूज करते हैं, अस्तित्ववादी दर्शन की कुछ टर्म्स को यूज करते हैं। उनका एक बड़ा बैकग्राउंड था, क्योंकि कोई आदमी वैक्यूम में नहीं सोचता है, लेकिन वो उन सबको एक उनके पीछे बैकग्राउंड था, उसके आधार पर उन्होंने जो चिंतन किया उसमें एक नवीनता खोजी। तो अगर आप देखें कि व्यवधान का निराश, योग दर्शन में 5 क्लेश बताए गए हैं, और उनको दूर करना,
वहां भी वो कहते हैं कि अपने साधना में वो कहना चाह रहे हैं कि अर्थान्वेषी होने का अर्थ है कि चेतना का अपनी ओर मुड़ना। तो इस साधना में जितने भी आप अहम के रहित होंगे, निर्हम होंगे, उतने ही आप चेतना के रास्ता खुलता चला जाएगा। यानी अगर आप, ये कहना चाहिए कि आप जितने ही, देखिए अहम का मतलब क्या होता है कि जहां पोजेशन ऑफ थिंग्स, कि अगर आप जितने निर्हम होंगे यानी निरअहम होंगे, उतने आगे आपके चेतना के द्वार खुलते जाएंगे। तो ये जो द्वार खुलना है चेतना का, ये एक प्रकार से आत्म सृष्टि है। और ये आत्म सृष्टि एक प्रामाणिक होती है। यानी ये एक उनकी बात है जो कहना चाह रहे हैं। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि शैलजी जब ये बात कह रहे हैं कि आत्मचेतना जो है वो उसकी किस प्रकार से वो आत्म सृष्टि होती है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब इस व्यक्ति ये करता है, अंदर तरफ जाता है, अंदर तरफ अंतर्मुखी होता है, तब वो आत्म सृष्टि होती है। या मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए आप थोड़ा सा, क्योंकि शैली जी के विचारों को थोड़ा समझ के करना पड़ता है, समझ के, उनकी भाषा भी है, लेकिन उसका अर्थ आप निकालें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम लोग फिलोसफी की कक्षा में पढ़ते और पढ़ाते आए हैं। सुकरात का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। हम ये सेंटेंस बोल देते थे, इम्तिहान में लड़के लिख लेते हैं, लेकिन कभी किसी छात्र ने ये नहीं पूछा टीचर से कि क्या आपने अपनी लाइफ को एग्जामिन कर लिया क्या। ये अनएग्जामिन यानी आप, और एग्जामिन करने का क्या मतलब है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। तो क्या आपने जीवन अपना परीक्षण किया, कैसे जीवन को परीक्षित करते हैं और उसकी विधि क्या है। ये पूरी बात जो है आप सोचेंगे वही सब कुछ है इसमें। यानी ये परीक्षण हो ही नहीं सकता जबकि आप अंदर ना झांकें। तो ये जो प्रश्न है, तो शैली जी एक प्रश्न करते हैं कि मनुष्य क्या है, या मैं कहूं मैं कौन हूं। ये प्रश्न है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो ये प्रश्न जो है मनुष्य का स्वयं से प्रश्न है। अब आप एक प्रश्न करेंगे यहाँ कि क्या और प्राणी प्रश्न नहीं करते कैसा। तो और जीव प्राणी होते हैं वो ऐसा प्रश्न नहीं करते, वो केवल उनको संशय होता है। अन्य जीव जो हैं वो अपरिचित स्थिति में संशयग्रस्त होते हैं और उस संशय के निवारण के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन इसलिए वो दोनों बातें एक समान नहीं हो सकती। व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करता है, तो स्वयं से प्रश्न करने का क्या मतलब है। अब मैं आपको मैं अपने बारे में अपने से ही प्रश्न कर रहा हूं। अब इसका मतलब हुआ, अब देखिए हम एपिस्टेमोलॉजिकल ढंग से सोचें, जब ज्ञान होता है तो ज्ञान में एक ज्ञाता होता है, एक ज्ञेय होता है, विषय होता है, और ज्ञाता ज्ञेय का संबंध ज्ञान कहलाता है। इसमें क्या हो रहा है कि मैं ही ज्ञाता हूं और मैं ही ज्ञेय हूं। यानी ज्ञाता स्वयं को विषय के आकार में व्यक्त करता है। अब इसको थोड़ा सा भेद करने से, विषय से भेद करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो है विषयी। विषयी विषय, विषय मीन्स ऑब्जेक्ट, विषय मीन्स सब्जेक्ट। तो विषयी विषय यानी मैं जब अपने आप को ज्ञान का विषय बनाता हूं, प्रश्न कर रहा हूं,
तो मैं विषयी विषय हूं पर विषयी विषय हूं। इसका मतलब ये हुआ कि वो ज्ञाता स्वयं को विषय के आकार में व्यक्त करता है, जैसे मैंने कहा। तो विषय ज्ञाता, विषय वो वस्तु के रूप में भी है, तो विषय विषय, तो विषय विषय ये जो बात हो रही है, तो विषय विषय का जो भेद है, ये भेद केवल मनुष्य में ही घटित होता है। मनुष्य अब जानता है, मेरे ज्ञान में ही होता है। जब मैं अपने आप को जानता हूं, अपने ज्ञान का ज्ञान तब होता है ये भेद। इस प्रकार का विषय और विषय विषय और विषय के बीच का जो भेद है, ये भेद केवल एक कहना चाहिए कि मनुष्य में ही घटित होता है। भेद का मतलब यहाँ होता है विशिष्टीकरण। भेद का मतलब है वैषम्य, जो विभाजन है, विषयी और विषयी और विषय, यानी मैं विषयी और मैं अपना विषय बन रहा हूं, तो विषय हो गया, ये बात है। तो इसको शैली जी ने एक टर्म दिया है, एक पद दिया उन्होंने, और उन्होंने उसको कहा, उसको को आत्म सामोक्ष कहा है उन्होंने। आत्म सामोक्ष क्या कि स्वयं की ओर उन्मुख होना। तो अब यहाँ एक प्रश्न करेंगे आप कि भाई ये स्वयं की ओर उन्मुखता का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसको समझने का प्रश्न करिए। देखिए, एक मैं जो हूं, मेरा शरीर, जो मेरा देह है, एक ठोस सप्राण अस्तित्व है। और जब मैं मनुष्य के बारे में सोचता हूं, या मैं अपने बारे में सोचता हूं, तो ये एक मैं प्रत्यय के रूप में जन्म ले रहा हूं। यानी मनुष्य प्रत्यय के रूप में पुनर्जन्म लेता है इस प्रकार। तो प्रत्यय के रूप में मनुष्य और ठोस सप्रमाण मनुष्य जो है, तो ये जो बात है कि प्रत्यय के रूप में मनुष्य जो है, तो चित्त को आत्मोन्मुखता में ही यह प्रत्यय ग्रहण होता है। जब हमारा चित्त आत्मोन्मुख होता है, तभी ये मैंने कहा कि ये जो बात है, इस तरह का जो प्रत्यय है, वो विषय का या प्रत्यय के रूप में जो मनुष्य, ये तभी प्रकट होता है, ये प्रत्यय ग्रहण तभी होता है। यानी विषय ये ज्ञान का विषय है। तो इसका मतलब यह है कि देखिए, अब हम बात क्या कह रहे हैं, विषय, यानी विषय को विषय बना रहे हैं, तो एक शब्द ने विषय कहा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, विषय और विषय ये दोनों एक साथ मिश्रित कर रहे हैं यहाँ पर हम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को, तो एक साथ मिश्रित है दोनों एक, और इसका मतलब दोनों की बराबर स्थिति है यहाँ पर। अब ऐसी स्थिति तब हो सकती है जब आप शुद्ध चित्त को सस्पेंड कर दें और या ठोस विषय को सस्पेंड कर दें। यानी विषय जब मैं स्वयं को, हाँ, तो जब मैं सस्पेंड कर दूं तभी ये होता है। तो ये जब मैं शुद्ध विषय को सस्पेंड कर दूं और ये जो ठोस विषय मैंने कहा उसको सस्पेंड कर दूं, तब ये विषय का ज्ञान होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि तो शुद्ध विषयता, प्योर कॉन्शियसनेस, और विषयता, तो जो शुद्ध विषयता है, प्योर कॉन्शियसनेस है, वो नितांत सरल स्थिति है, और विषयता एक संश्लिष्ट और जटिल स्थिति है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट। अब वो प्रश्न ये है कि इस विषयता, इसके 4 स्तर शैली जी बताते हैं। एक कहता है देह में, मनो में, विज्ञान में और अतिक्रामी। यहां आप कहेंगे कि भाई ये बातें तो तैत्तिरीय उपनिषद में, भृगवल्ली में, पंचकोश थ्योरी में बात की गई है। बात सही है, क्योंकि जहां जिसको अतिक्रामी शैली जी कहते हैं, उसको उपनिषदों में आनंद में कहा गया था। लेकिन देखियो क्या कर रहे हैं वो, कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की जगह उन्होंने देह में कह दिया कि ये देह जो है उसमें ये सब है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके 4 स्तर हैं। यानी हमारी जो चेतना है
वो ये हमारी जो विषयता है, विषयी विषयता जो है, विषयी विषयता जो है वो 4 स्तरों में है। देह में, ये देह में, मनो में और विज्ञान में, अतिक्रामी रूप में। अच्छा, एक और आप देखिएगा कि ये चेतना का स्वयं को अनुभव करने के स्तर हैं, देह, मन, विज्ञान और आनंद, अतिक्रामी। अब इस तरह की एक सोच जो है आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलती है, जहां अनुभूति के 4 स्तर कहे गए उन्होंने, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। लेकिन ये शैली जी उसको कह रहे हैं कि चेतना का स्वयं को अनुभव करने के स्तर के रूप में उन्होंने ये 4 स्तर की बात की है। अब सवाल ये है कि इनको इस संदर्भ में, क्योंकि देह में जो बात है स्तर, ये पशु में तो होता ही है, सब में होता है, देह भाव पशु में है, लेकिन मनुष्य जो है उससे इतर है, उसमें मनोभाव का प्राबल्य होता है, विज्ञान में भी होता है। तो एक और ये बात है। दूसरी बात आप देखिएगा कि शुद्ध विषयता जो है की स्थिति में चित्त जिस भाव में होता है उसी भाव के साथ उसका एकाकार हो जाता है। योग को देखिए, चित्तवृत्ति तो जिस भाव में होता है उसी के साथ एकाकार हो जाता है। देह में हो जाएगा, विज्ञान में हो जाएगा, मनो में हो जाएगा, इस प्रकार से। तो विषय विषयता, देखिए अब क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग। आप देखिए जो शैली जी कह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आकार लेता है, कि जब विषय विषयता जब विषय का यानी अपना विषयकरण करता है, चित्त अपना विषयकरण करता है, यानी मनोमय के रूप में, विज्ञानमय के रूप में करता है। जैसे मान लो विज्ञान मनोमय के रूप में करेगा, तो वो उसका विषयी जो है वो साक्षी बनता है, उसका ये विषय होता है, वो उसका साक्षी भाव होता है। इसका मतलब साक्षित्व जो है ही विज्ञान में, वो साक्षित्व को विज्ञान में स्तर कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस प्रकार से, क्योंकि सब चारों जो है, मनोमय को हम जनरली आमतौर पर हम कहते हैं लोअर मेंटल फंक्शंस हैं, जिसमें कि जो कि जहाँ के इनपुट हमें सेंसेस से मिलता है, परसेप्शन से मिलता है। विज्ञान में को हमेशा हायर मेंटल फंक्शंस के रूप में कहते हैं, बुद्धि के रूप में कहते हैं, कॉग्निशंस हैं, इंटेलेक्ट एंड ऑल दी, ये सब सहभागी हैं, एक ही चीज के स्तर हैं, सहगामी है। तो अब प्रश्न ये है कि इस स्थिति में आप मुझे प्रश्न करेंगे कि भाई ये बताइए, शुद्ध विषय की इन भावों में क्या स्थिति होती है? विषय विषय, और जब ये इस तरह की बात हो, शुद्ध विषय क्या होती है? तो एक्चुअली देखा जाए तो ये उसमें, ये भावों में, वो शुद्ध विषय इन भावों में रहता है, और लेकिन संकल्प के वजह से, कामना के कारण सब भावों के अंदर रहता है, के अंदर। और इसी का कारण ये है कि जितने भी हमारे विषय, जहां भी हमारे जो भी सभी प्रकार के जो हमारे ज्ञान है, कई प्रकार के जो हमारे ज्ञान है, जो भी ज्ञान है हमारे मनो में, विज्ञान में, उन सब में, देह में, सब में हमें ऐसे, यानी हमें सब ज्ञान में अपरोक्ष रूप से ये लगता है कि विषयता उसका, वो हमको वो ज्ञान जो है एक तरह से कहना चाहिए कि बिल्कुल अपरोक्ष ज्ञान लगता है, डायरेक्ट। और वो इसलिए होता है कि वहां उसमें विषयता का अंश होता है। विषयता का अंश होने की वजह से वो ज्ञान हमें बिल्कुल अपरोक्ष लगते हैं, सीधे सीधे लगते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि दैहिक आयाम जो है जीव मात्र में होता है, और मानसिक आयाम के रूप में आप देखें जो हमारी संस्कृति है, तो कोई भी, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि कोई भी, मतलब मनुष्य विषय कोई भी अवधारणा, शैली जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि मनुष्य विषय कोई भी अवधारणा अनिवार्य रूप से खंड दृष्टि को अखंड मानने का भ्रम है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो हमारे मानसिक सांस्कृतिक आयाम है और उसमें हम व्यक्ति की परिभाषित करते रहते हैं, तो वो खंड दृष्टि है, और वो उस खंड दृष्टि को अखंड मानने का जो भ्रम है उस पर आधारित है वो। जैसे मैंने कहा कि ही क्रिटिसाइजेस दैट, तो कहने का मतलब ये है कि उसको मानने पर प्रत्येक संस्कृति में, मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि प्रत्येक संस्कृति में मनुष्य का कोई अवधारणा होती है।
मान लो आप कहेंगे कि साहब मनुष्य जो है ये मोक्ष प्राप्त करने वाला है, या कोई भी व्यक्ति आपने मनुष्य की एक संस्कृति देती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, फिर आप इंडिविजुअल को क्या करते हैं कि उसको कहते हैं कि उसके अनुरूप है या नहीं है। यानी आपके पास में हर संस्कृति के पास में मनुष्य की एक अवधारणा, एक प्रतिमा है, और फिर इंडिविजुअल को आप उसमें देखते हैं कि उसने उसको कितना क्रियान्वयन किया है, वो सफल हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हमारा एक प्रक्रिया आमतौर पर हम करते रहते हैं। लेकिन ये अब प्रश्न ये होता है, यहाँ एक में जो प्रश्न खड़ा होता है वो ये होता है कि सभी कल्चर, सभी संस्कृतियों में मनुष्य की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। अगर ये अवधारणाएं समान रूप से युक्त हैं, समान रूप से ठीक है, तो फिर चर्चा ही क्यों करें? ये सोशल साइंसेस के बारे में सब कहते हैं कि हम जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो ये है, हमारी ये है, सभी ठीक है, चर्चा ही क्यों करें? और अगर मान लो उनमें अंतर है, तो आप प्रश्न करेंगे भाई अंतर करने का मानदंड क्या है आपका? तो प्रश्न होगा मानदंड का, कि मानदंड क्या है। तो फिर मानदंड की खोज अब आप करेंगे तो वो मानदंड की खोज आपको अनवस्था दोष तक ले जाएगी। इसका लेकिन एक बात जरूर है, ये हमको मानना पड़ेगा कि मानदंड तो दिए गए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सबने मानदंड दिए हैं। तो हम मानदंड क्या हो इस पर विचार करना चाहिए। क्या, जैसे मान लो उदाहरण के रूप में, भाई मानदंड का मतलब है कि भाई अगर हम एक संस्कृति के अनुसार कोई हम मनुष्य का रूप है, उसके अनुसार मैं अपना रूप बनाता हूं, उसके अनुसरण करता हूं, तो क्या मिलेगा? उपलब्धि क्या होगी? तो उपलब्धि के रूप में, उपलब्धि एक पुरस्कार है, वो क्या होगा? वो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, क्या होगा? कौन, और फिर किसको पुरस्कार करें? धर्म को कहें, अर्थ को कहें, काम को कहें, मोक्ष को कहें? तो ये प्रश्न एक रहेगा कि उसका क्या, किस तरह से हम मानदंड को के बारे में बात करें, क्या होगा? कुछ जगह कहा गया है, आपको देखेंगे आप, कि सुख और शांति मानदंड है, या कहा गया कि भाई स्वतंत्रता ही मानदंड है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, शैली जी भी ये बात कहेंगे कि भाई देखिए, मानदंड का निर्णय कैसे होगा उसको, यानी ये युक्त है या अयुक्त है, ये निर्णय कैसे होगा? तो शैली जी यहाँ अपना एक जवाब देते हैं इन प्रश्नों को। मान लो ये आप प्रश्न करते हैं, शैली जी से पूछेंगे, शैली जी आप बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो शैली जी कहते हैं कि अधिकारी अंतःकरण की साक्षी को ही प्रामाणिक माना जाए। अब ये बात थोड़ा सा समझने की है कि अधिकारी अंतःकरण की साक्षी को ही प्रामाणिक माना जाए। अब आप पूछेंगे शैली जी से, शैली जी बताइए अधिकारी कौन होता है? मतलब किसको हम अधिकारी कहें? यानी प्रामाणिकता की, योग्यता का अधिकारी कहाँ, और फिर वो उस अधिकारी में प्रामाणिकता की योग्यता कहां से आती है? भाई आप ये कहेंगे किसको अधिकारी कहें, और प्रामाणिकता की योग्यता अधिकारी में कहां से आती है? तो शैली जी का जवाब होगा, देखिए अंतःकरण में ये योग्यता अंतःकरण का आत्म तत्व से अभेद स्थापित करने से आती है। अंतःकरण का आत्म तत्व से अभेद स्थापित करने से आती है। अब ये अंतःकरण को लेकर के बहुत सारी चर्चा है, लेकिन अंत के 4 चतुष्टय कहा गए, पर उस पर मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि अंतःकरण को लेकर गांधी ने भी बहुत कुछ कहा है, अरविंदो ने भी कहा है, फ्राइड सुपर ईगो कहता है जहाँ कॉन्साइंस की ये है या नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अब क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि उससे अभेद स्थापित करना, यानी अंतःकरण का आत्म तत्व से अभेद स्थापित करना, उसके साथ जुड़ने की बात है ये। यानी अब सवाल ये है कि ये कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब विषयों से अलिप्तता हो। विषयों से अलिप्त आत्म से अंतःकरण का जब तादात्म्य होता है, तब की बात है। अब सवाल ये है कि क्या अंतःकरण का आत्म से तादात्म्य हो सकता है क्या? तो हो सकता है, बहुत सारे योगियों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा है, लेकिन एक बात है उसमें प्रयत्न साध्य। आपको ध्यान हो, जहां क्रिया योग में अभ्यास और वैराग्य 2 तत्व माने गए, और ये बात गीता में भी कही गई है कि प्रयत्न साध्य है ये।
कि अगर आप प्रयत्न करें तो हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आत्म से अभेद, आत्म से अभेद का क्या मतलब होता है? आत्म से मतलब है उपाधि निराश। उपाधि का मतलब क्या होता है? लोभ, मोह, भय, अहंकार आदि जितनी चीजें हैं, ये सब अनात्म उपाधियां हैं। इनसे अगर निराश हो जाएगा, इनका मतलब समाप्ति हो जाएगी। और ये सब क्यों? कि ये सब मनुष्य के स्वरूप में बाधक हैं। तब फिर आप ये कहेंगे कि ये जो है आप उससे, आत्म से आपका अभेद होगा। ये तभी हो सकता है कि जब आप उपाधि निराश करें। यानी मैंने कहने का मतलब क्या है कि इन लोभ, मोह इत्यादि, अहंकार आदि को से मुक्ति हो। और आप देखिए इंटरेस्टिंगली, ये जितने भी ये इस प्रकार के अनात्म उपाधियां हैं, आपके जीवन में कोई एक आएगी तो बाकी के सब आ जाएंगे। यानी आपको लोभ ले आएंगे तो मोह भी आ जाएगा, और भय भी, अहंकार सब आ जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। एक को आप बुला लीजिएगा, वो आपके घर में एक घुस जाए तो फिर देखिए पूरा सब कुछ गड़बड़। इस तरह आपके मन में कोई एक भी आ जाए तो पूरा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो इसलिए वो आपका जो आत्म से अभेद कब होगा? वो तब होगा जब उपाधि निराश होगा और ये सब दूर हो जाए। और वो ये कब होता है कि मनुष्य जो है, इसलिए मैंने कहा अनात्म उपाधियां उसके मनुष्य के स्वरूप में बाधक हैं। मनुष्य का साध्य क्या है? अब आपका प्रश्न थोड़ा स्पष्ट होता है। मनुष्य का साध्य है अनात्म से मुक्ति, अनात्म से मुक्ति। यानी मनुष्य जो है, अब आप सोचिए कि मनुष्य एक मिश्रित आत्मा है। अब आत्म का मिश्रित होने का क्या मतलब है? देखिए, अब आप इसके दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आत्मा का आत्म के साथ मिश्रित होना, आत्मा का अनात्म के साथ मिश्रित होना। तो अब प्रश्न ये कि आप ये पूछें कि मनुष्य मिश्रित आत्म है, तो आप पूछेंगे कि ये कैसे, क्या मतलब होता है मिश्रित आत्म का? कि वो आत्म रूप भी है और अनात्म रूप भी है। ये मतलब उसका, इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य जो है साध्य रूप से, यानी अनात्म से मुक्ति, तो वो यानी आप इन सब से मुक्ति करेंगे, ये कहना चाहिए, ये उसका साध्य है। तो ये जो साध्य है, ये एक तरह से अब वो व्यक्त हुआ, अव्यक्त से व्यक्त हुआ, ये मतलब है। और ये अब प्रश्न यहाँ पर कुछ एक बड़ी दार्शनिक चर्चा है, जहाँ शैली जी बड़े आसानी से उसकी व्याख्या करते हैं। आप पूछेंगे कि भाई ये जो बात कह रहे हैं आप कि मूल तत्व से अव्यक्त से व्यक्त होना, तो ये तो सत्कार्यवादी बात दृष्टि हो गई। तो आप शैली जी, क्या आप सत्कार्यवादी कह रहे हैं क्या? तो शैली जी कहेंगे नहीं, तो ये जो व्यक्त होना एक नवीनता है, तो क्या सत्कार्यवादी हैं क्या आप? तो सत्य कहेंगे कि नहीं, ये भी नहीं, मैं नहीं हूं, क्योंकि सत्कार्यवाद में जो मूल स्रोत है उसमें वो उसमें नवीनता छुपी नहीं होती है, वो अलग से कुछ बात है। तो इस वो कहते हैं, उसमें उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्ट, उन्होंने शब्द दिया है, वो है आत्मसर्जना। कि ये आत्मसर्जना है, ये यानी असत से सत की उत्पत्ति की जो मैं बात कह रहा था कि वो ये आत्मसर्जना है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि आत्मसर्जना में एक बड़ी, आत्मसर्जना जब करता है तो एक प्रकार की स्वतंत्र रूप की, एक स्वतंत्र रूप को की अभिव्यक्ति होती है उसमें, और ये स्वतंत्र रूप में एक नवीनता होती है। और वो एक कहना चाहिए कि एक साध्यता है ये, और इस साध्यता में नवीनता एक पूर्व कल्पित है। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्वतंत्र रूप है, उसमें नवीनता भी होती है और एक पूर्व कल्पित बात है। यानी मतलब क्या है, अब प्रश्न ये हो रहा है कि ये जो चीज, अब आप इसको आप सोचिए दूसरी तरह से देखिए। हम जब ये कहें कि कोई भी आदमी बदलाव करता है, बदलाव चाहता, बदलाव होता है, यानी वो जैसे मैंने कि आत्मसर्जनात्मक होना चाहता है। चलिए शैली जी की बात है हम क्या, तो पहली बात तो यह कि व्यक्ति को अभाव का ज्ञान होना चाहिए, और अभाव का ज्ञान ना हो। और फिर दूसरा एक इंटरेस्टिंग बात है, वो है उसको दूर करने की चाह। इसको कुछ लोगों ने डिमांड शब्द का प्रयोग किया, और लोगों ने किया, केसी भट्टाचार्य इसको डिमांड शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी वो चाह होनी चाहिए, तब जाके आप उसको, तब आप अपने आप को
एक नए रूप में ढालेंगे। यानी अपने इसका आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि अपनी स्थिति में अपने में विद्यमान अभाव का ज्ञान और अभाव को दूर करने पर प्राप्त पूर्णता का ज्ञान, कि ये जब होगा तब मुझे पूर्णता का ज्ञान होगा, ये होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आप देखें कि जो अगर इस सब समस्या को अगर यह है कि विद्यमानता और अविद्यमानता, ये भाव की दो उपाधियां अगर उनको मान लें, तो ये जो इसको कहना चाहिए, तब अभाव को आसानी से निराश किया जा सकता है। शैली जी कहते हैं कि साध्य जो है मनुष्य का स्वरूप या आत्म नहीं है, बल्कि उपाधि निवारण है। जो मैं पहले भी कहा था, उपाधि निवारण है, क्योंकि जितनी हमारी इच्छाएं हैं उनका कोई ना कोई आलम्बन तो होता ही है। बिना आलम्बन की तो नहीं होती, पर भ्रांत हो सकती है। वो आलम्बन रहते हो ऐसा नहीं कह सकते आप, लेकिन भ्रांत तो हो सकती हैं। इसलिए इच्छाएं तो स्वरूप से निस्वाभ होती हैं, लेकिन वस्तु के साथ में उन रूप निर्धारण करती हैं उस तरह का। तो कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य का जो स्वरूप है वो आत्म अतिक्रमण में ही हुए, वह अपना ही अतिक्रमण करता है व्यक्ति। तो मनुष्य की, वैसे मैंने अभी का अनेक धारणा है, और मनुष्य को अब एक देखिए, मैं एक बात जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ, यहाँ तो शैली जी की बात है कि मनुष्य का स्वरूप आत्म अतिक्रमण में ही है, ये बात है। अब देखिए, मनुष्य को जैसे वेदांती कहेंगे कि मनुष्य जो है ब्रह्म रूप है, तो अब ये सवाल है कि ये तो ऐसी बात हो गई कि ब्रह्म तो निराकार है, तो आकृतिहीनता को आप चित्र कह दें। बात मनुष्य की कर रहे हैं, मनुष्य तो जो है दोनों चीज मिला हुआ है ना, दोनों की। इसका मतलब क्या है कि ये जो, यानी कहना चाहिए कि मोक्ष मानव तत्व का कोई ये बात है कि, इसलिए शैली जी ने ईश्वरवाद को ज्यादा महत्वपूर्ण दिए। उन्होंने कहा कि भाई रामानुज में कम से कम व्यक्ति की वहाँ वो है, बहुत ही कहना चाहिए कि व्यक्ति की वहाँ एक प्रकार से व्यष्टि है वहां पर, वो ठीक है, ईश्वर की तुलना में गौण है, लेकिन ये एक बड़ी बात है। और ये जो बात कहना चाहिए कि इस तरह का जो उन्होंने प्रश्न किया है कि, इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति केवल निराकार कह देने से बात नहीं बनेगी, उसको वो नहीं मानते वो। इसलिए कहने का मतलब क्या है, तो अब मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, जिससे कि और बात, अब आप देखिए वस्तुओं में और चेतना के अंदर कुछ जो है भेद करके फिर अपनी बात कहता हूँ। देखिए, जितनी भी अस्तित्वमान वस्तुएं हैं और मानव चेतना है, अब आप देखें कि जितने भी अस्तित्वमान वस्तुएं हैं वो उच्चतर जो है वो निम्नतर का उपादान कारण होता है। देखिए, आप जैसे प्रत्यात्मक होती हैं, वो उनका प्रत्यय होता है। जैसे कि आपने गाय दिखा है, गाय के बारे में सोचते हैं, गाय का प्रत्यय बना। अब ये प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं, एक आरोहात्मक होते हैं और अवरोहात्मक होते हैं। जैसे कि आप ये कहें कि घट से घटत्व और फिर पात्रत्व, तो ये मतलब एक आरोहण हो गया। तो कहने का मतलब प्रत्यय का आरोही क्रम जो है वो अनिर्धारित होता है, अनडिटरमिन्ड होता है, और उसका वहां पर, और जो सत्ता का जो उपादान कारण वो हमेशा क्या होता है, उच्चतर निम्नतर का उपादान कारण होता है। और दूसरी बात वो ये बात है कि और उच्चतम जो होगा वो मूल उपादान कारण वो होगा। इसलिए जितनी भी सब निर्धारित जो नाम रूप की जो चीजें हैं वो सब उपादान अनिर्धार्य है। यहाँ पर ये एक बात है। इसलिए जितने भी सब प्रत्यय हैं वो अपने प्राकृतिक व्यापार में अवरोहात्मक होते हैं, मतलब वो आरोहात्मक नहीं होते हैं, वो नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे पशुत्व गोद में और गोत्व जो गायों में, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो प्रत्ययों के साथ वस्तुओं की जो बात होती है, वो ये अस्तित्ववान वस्तुओं की बात होती है, वो प्रत्यात्मक होते हैं और उनके आरोहात्मक होते हैं। लेकिन चेतना में एक भिन्नता की बात, इनसे भिन्न बात है, और वो कहते हैं कि
चेतना के भी दो आयाम हैं, एक होता है वायुन्मुख और दूसरा होता है आत्मान्मुख, और दोनों साथ साथ रहते हैं। लेकिन बाह्यान्मुखता को आप निस्सार कर सकते हैं, उसको निस्तत्व कर सकते हैं। जब आप किसी सैद्धांतिक विचार की बात करें, मूल्यात्मक विचार की करें, आप कर सकते हैं। तो क्योंकि, और दूसरी बात क्या है कि आत्मोन्मुखता चित्त का विशिष्ट गुण है। प्रत्ययों का ऊर्ध्वमुखी आयाम जो प्रकट करता है वो, तो मानव की कहना चाहिए कि आरोहात्मकता, और आप एक प्रश्न करें कि जो आप कहें कि उसमें मानव चेतना में एक आरोहात्मकता होती है, तो और भी प्रकार की आरोहात्मकताओं से आप कैसे भिन्न करेंगे उसको? उसका क्या है कि इसमें बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने बात कही है। आप आरोहण जो है और भी जगह होता है, मानव चेतना में आरोहण होता है, तो आप भेद क्या किस हिसाब से करेंगे? तो शैली जी ने उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि मानव संदर्भ में जो आरोहात्मकता होती है उसमें मूल्यात्मकता होती है। तो वेरी इंटरेस्टिंग बात है ये कि उसमें मूल्यात्मकता आविर्भूत होती है कि जो ही वो आरोहण होगा ऊपर तो उसमें मूल्यात्मकता आती है। यानी बाह्योन्मुखता का निराश होगा, आंतरिकता की तरफ आप जाएंगे तो मूल्यात्मकता भी आएगी, वो आविर्भूत होती है। यानी जब आप दोनों ने कहा कि मैं हूं, उसमें क्या है, एक प्रकार का के साथ साथ में अस्तित्व की घोषणा भी है और साथ साथ में आप अपनी भव्यता की घोषणा है कि मैं क्या हूं। लेकिन ये सब चीजें जो हैं ये प्रयत्न की, इसमें हमेशा प्रयत्न की बात है कि जब तक आप प्रयत्न के माध्यम से ही स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अस्तित्वमान जो वस्तुएं हैं और जो चेतना है उनको जो समझ है उनके प्रत्ययों के माध्यम से, और चेतना की जो में समझ है उनमें अंतर है कि प्रत्यय जो हमेशा अवरोहात्मक होते हैं और जबकि चेतना जो है वो आरोहात्मक होती है। ये बात। अब देखिए, आप ये देखिए कि प्राकृतिक जितनी कोटियां हैं, अभी मैंने कहा कि उनको मनुष्य को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है। अब एक प्रश्न है कि मैं मूल्यों की बात कर रहा था कि मनुष्य का मूल्यात्मक स्वरूप भी है, और अगर आप मनुष्य को कई तरह से मान लो आप परिभाषित करें कि आप मोक्ष को लेके करें, निर्वाण को लेके करें, बुद्धत्व को लेके करें, तो वो परिभाषा नैतिक और धार्मिक परिभाषाएं होंगी। लेकिन आप अगर सीकिंग के रूप में करें तो मूल्यों के अनेक आयाम होते हैं, और व्यक्ति और समाज के भी आयाम होते हैं। जो हर मूल्यों की जो बात करते हैं व्यक्ति के संदर्भ में करते हैं, आप समाज के संदर्भ में करते हैं, तो मूल्यों के आयाम होते हैं। इसलिए मूल्य प्राप्ति के आप देखेंगे कि वैकल्पिक साधन भी हैं हमारे कल्चर में, संस्कृति में। ज्ञान एक साधन है, कर्म है, भक्ति है। तो साध्य की सिद्धि के लिए आप किसी भी को चुन सकते हैं, ज्ञान को चुन सकते हैं, कर्म को चुन सकते हैं, भक्ति को भी चुन सकते हैं। तो इसका मतलब अब ये देखिए, इसलिए मैंने कहा कि ये मूल्य की वैकल्पिक मैंने कहा कि साधना के तरीके हैं ये। तो चेतना की जो वायुन्मुखता है उसका पूर्ण निराश संभव है, ठीक है, ये योग दर्शन भी कहता है। लेकिन वस्तु शून्य नहीं बनाया जा सकता, वस्तु शून्य नहीं बनाया जा सकता, यानी पूर्णतः उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। यह मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जैसे सब्जेक्टिविटी के लेवल हैं उसी तरह से ऑब्जेक्टिविटी के भी लेवल होते हैं। मेरा एक लेख में मैंने ये लिखा भी है इसके अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी ना किसी रूप में कुछ, क्योंकि चित्त कोई ऐसा तो रहेगा नहीं, मनुष्य के में जो चित्त होता है वो कहीं ना कहीं कुछ तो होता है उसमें, वो स्वयं भी उसका बन जाएगा, पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसका रहता उसके चित्त के आधार पर। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना उसके रहे, वो स्वयं भी बन जाएगा अपने विषय उसका। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक बात है। इसलिए आप देखें, आप मनुष्य का इतिहास देखें, यानी मनुष्य जो है कैसे ग्रो किया।
तो एक मिश्रित स्थिति से, अभी जो मैं चर्चा कर रहा था देर से अमिश्र तथा शुद्ध तत्व की ओर क्रमक यात्रा। आप पूछे कि मनुष्य का इतिहास क्या है, तो शैली जी जवाब देंगे, एक मिश्रित स्थिति से अमिश्र तथा शुद्ध तत्व की क्रमिक यात्रा, वो एक क्रमिक यात्रा है ये कहानी। अब आप पूछेंगे मिश्रितता कहाँ से आती है, तो ये तो एक जन्म की बात है कि हमें माइंड बॉडी की बात है। देखिए आमतौर पर एक जगह मैंने इसी बात को दूसरी तरह से लिखा था कहीं, मेरा एक लेख है सार्थकता की तलाश, एक मेरी पुस्तक है, उसमें मानवीय यथार्थ के स्वरूप, वहाँ वो इस तरह की बात मैंने लिखा, पशु से मनुष्य होने की कहानी में एक पार्श्विक प्रवृत्तियों को त्याग कर अपने लिए अपने करने की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व पूर्वक करने की स्वतंत्रता, चुनाव करने की स्वतंत्रता या चुनाव करने में समर्थ होना, यही कहानी है उसकी। तो शैली जी कह रहे हैं कि एक मिश्रित स्थिति से अमिश्र तथा शुद्ध तत्व की ओर क्रमिक यात्रा। देखिए ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द एंड, इसलिए आप देखें कि आइडियल अनेक हैं, कई सारे हो सकते हैं, आप उदाहरण के रूप में बता सकते हैं, पर ये दिस इज दी, यू कैन नॉट से, ये एक यात्रा है, कोई किस यात्रा में कितना है, कितने जाता है वो अलग बात है, इसलिए आप ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जो है कि वास्तविक स्वरूप जो है इसका मतलब हुआ कि मनुष्य का जो प्रदत्त स्वरूप है वो आत्म और अनात्म से युक्त है, और इस मिश्रित स्थिति से अमिश्र की ओर जाना, ये जो बात है, ये यात्रा मनुष्य की। तो वास्तविक मनुष्य जो है अब देखिए क्या ये अमिश्र जो है एक सरल तत्व है, और उसको जब व्यक्ति निर्धारित करने का प्रयत्न करता है तब विविधता उत्पन्न होती है। कैसे होती है देखिए, मैं या तुम जो संबंध है, तो उस संबंध में ही मनुष्य का आविर्भाव होता है। ये संबंध जो है वो दे डिफाइन द इंडिविजुअल, यानी यही व्यक्ति की प्रतिमा बनती है, इमेज होती है, यानी व्यक्ति की सत्ता जो है वो मूल्यात्मक है। अब उन संबंधों को आप देखें, उन रिलेशंस पर बहुत सारी चर्चा है, आई एम आल्सो राइटिंग ऑन दैट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो शैली जी ने कहा कि ये जब हम इसको जब विविधता उत्पन्न कब होती है, जब हम इस सरल तत्व को निर्धारित करने का प्रयत्न करते हैं, और वो हमें संबंधों में दिखाई देती है, जहाँ हम एक कहना चाहिए कि व्यक्ति की सत्ता एक मूल्यात्मक सत्ता ही हमें मालूम पड़ता है। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो यात्रा है वो एक निरंतर चलने वाली यात्रा व्यक्ति के साथ, और निरंतर व्यक्ति अपना निषेध करता है, मतलब नॉट दिस, निषेध का मतलब ये नहीं है, वो ये कहता है कि जैसे मान लो कोई टीचर, अब मुझे आइडियल टीचर बनना है, तो कहेगा आइडियल टीचर का मतलब होता है कि भाई मैं रेगुलरली क्लास लूं, बच्चों को समझा दूं, उनका रेस्पॉन्स आने लगे, तो वो उसमें प्राप्त कर लिया, फिर लगता कि नहीं ये तो अभी और बनी नहीं बात, तो मुझे कुछ और भी कुछ करना चाहिए, तो वो फिर उससे जुड़ता जाता है। तो ये जो अब मैं अपने को ही कहता हूं कि नहीं अब मुझे कुछ और करना चाहिए, तो ये एक खास प्रकार का एक आदर्श प्रतिमा की तरफ जाने के बाद निरंतर कहना एक निरंतर अपने को, अपने प्राप्त रूप को निषेध करना हुआ उसको, तभी मतलब आप उस यात्रा को चालू रख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं होगी। तो निरंतर ये एक बात चलती रहती है, और आदमी स्वयं से अपने को ही अपने ऊपर ही विकास करता रहता है। यानी कहना चाहिए कि ये एक हमेशा देखिए, आप मैंने अभी जैसे कहा कि हम एक अपेक्षित प्रतिमा का एक प्रत्यय रूप अपेक्षित प्रतिमा का एक फल है, उसमें हम करते क्या है कि व्यक्ति जो है एक प्रतिमा उसकी बनी, और फिर वो उसको तक पहुंचने की कोशिश करता है, फिर लगता है कि नहीं कुछ और होना चाहिए। तो कहना एक निरंतर जो बात है, इसको
शैली जी कहेंगे, और जो कि बीइंग एंड बिकमिंग के रूप में चर्चा होती है, मनुष्य जो है अर्थात और जो होना चाहिए। तो जो मनुष्य जो है, शैली जी कहते हैं कि मनुष्य जो है और जो होना चाहिए, तो कहना चाहिए कि उन्होंने एक शब्द यूज किया है भाव्य। भाव्य और भव के उन दोनों के बीच का जो तनाव है वो ही मनुष्य को परिभाषित करता है, कि जो है और होना चाहिए उसके भी जो तनाव है वही मनुष्य को परिभाषित करता है। तो ये जो हम मनुष्य की प्रतिमा की जो बात कर रहे थे कि प्रतिमा होती है और वो उस पर आगे बढ़ता है, और उसके बाद में वो होना चाहता है। अब ये प्रतिमा का जो हमेशा एक बात हो कि प्रतिमा हमेशा एक व्यक्ति को आधार देती है, और इसके साथ साथ में वो अपने अस्तित्व की प्रामाणिकता की परख के लिए मानदंड भी देती है। कि मैं एक तो आधार देती, मैंने कहा कि मैंने मेरे दिमाग में टीचर की एक प्रतिमा है, वो बनी और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। तो वो प्रतिमा का एक आधार तो है, व्यक्ति को आधार भी दे रही है, और दूसरा फिर वो एक प्रामाणिकता की परख करने के लिए मानदंड भी दे रही है। ये दोनों काम होता है। इसका मतलब है कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ उन्होंने कही है और भी जगह बात है, वो है कि अगर आपने एक खास प्रकार की इमेज प्राप्त कर ली है, तो उसमें एक कहना चाहिए कि एक प्रामाणिकता की तलाश बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखें कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, आज का नवयुवक जो है उसके सामने ये बड़ा धर्म संकट है कि वो देखिए वो करना क्या चाहता है और लोग कराना क्या चाहते हैं, और सोचता है कि उससे क्या करना चाहती है, और वो उसके अपने निर्णय नहीं होते हैं, वो प्रामाणिकता वहां नहीं है। प्रामाणिक, अगर मान लो ये बात देखिए कि कितना ही विद्वान हो आप, शैली जी इसको इस तरह से कहेंगे, अगर शैली जी की भाषा में कहूं कि आप कितने ही विद्वान हो और अगर आप प्रामाणिक हैं आप, तो आप जो है आपका व्यक्तित्व बिखराव वाला होगा। यानी भ्रांत व्यक्ति भौतिक वासनाओं को की तरफ भागता है और उसमें उसके व्यवहार में असंयम होता है, असंतुलन होता है। तो इसका मतलब है कि चित्त की जो एक तो ये बात है। इसलिए अगर आप ये बात करना चाह रहे हैं कि आपकी प्रतिमा है, तो वो प्रतिमा वो प्रामाणिक होनी चाहिए, और प्रामाणिकता वो आपके अंदर जीवन में एक वो लाती है कि भाई संतुलन लाती है आवश्यक। तो चित्त की अबाधितता की बात है। ये अबाधितता जो ना तो एक कल्पना है ना वृत्ति शून्य है, और इस अबाधितता जो अबाधितता जो है वो उन्मिलित होती है, वो आकारों को उन्मीलन कहना चाहिए आधा बात। इसलिए शैली जी ने शायद उन्मीलन पत्रिका का नाम भी रखा था कि वो उन्मीलन होती है का। ये कि अब एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग उदाहरण दी, जो कि लाट साहब, हमारे डॉक्टर मुकुंद लाट की बड़ा प्रिय विषय था, और वो उसमें उन्होंने उदाहरण संगीत का दिया। संगीत में ध्वनि जो है वो इंद्रियात की सत्ता को बताती है, उसका प्रिय और अप्रिय होना वो मूल्य को बताता है, और ध्वनि के सारे चित्त में जो निर्वाण कहना चाहिए कि शांति आती है। ये एक प्रकार की, जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो यू फील प्लेजर ऑफ शांति उस रूप में। तो सापेक्ष चित्त की निर्वाण शांतता और ब्रह्म स्थिति में भेद करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं, वो एक चीज नहीं है। वो कहना चाहिए कि उनमें जो संबंध है व्यापक और व्यापक के रूप में संबंध है। तो जितने भी अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाले जो प्रयत्न अन्वेषण है, वो सब जो उसी तरफ ले जाते हैं, शांत चित्ता की ओर ले जाते हैं। तो शैली जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कि निरंतर बढ़ रहा है, वो सीकर है,
सीकर ऑफ मीनिंग है, वो अपने आप को उन्मिलित कर रहा है, ये बात है। तो मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है, और मैंने कुछ कोशिश करने की, और ये आपको बात होना चाहिए कि मैं ये बात अपनी कोई 25-26 साल पुरानी कह रहा हूँ। मैं उससे पहले तो, और जब आप लिखते हैं उस बीच में मुझे समय भी नहीं मिला था, और तब आप जब मैं वो शैली पर सेमिनार किया था तब वो चर्चा थी, और उस वक्त खास तरह का माहौल होता है, दिमाग होता है। मैंने कुछ आलोचना भी की हैं उसमें, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कहना चाह रहा था, क्योंकि आप एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि आप देखें कि ये तो एक फिलोसोफर कैसे एक सीकर, मैन एज ए सीकर को रखता है, कैसे वो अपने आप को उन्मिलित करता है, ये उन्होंने चर्चा की है। एंड तो ये मैं समझता हूँ कि ये इतना ही काफ़ी है। तो बाकी तो मैं और कुछ आप चर्चा करिएगा और तो क्या। धन्यवाद आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही। शुक्रिया शर्मा जी, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छी चर्चा रही, और आसान भाषा में आपने कई जटिल प्रत्ययों पर भी रोशनी डाली। हमारे सभी साथीगण इससे लाभान्वित हुए। शर्मा जी, कुछ प्रश्न हैं, क्या उन्हें लिए जाएं? दे लीजिए, मैं कुछ आपस में भी चर्चा करिए, मैं भी कराऊंगा, कोई अगर आप कर सकते हैं। नहीं, बाकी लोग तो कमेंट से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक एक करके कुछ प्रश्नों को मैं लेता हूं शुरू से ही। राजेश चौरसिया जी लिखते हैं, विज्ञातरम अरे केन विज्ञानियात, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राजेश चौरसिया जी का यह सवाल है, विज्ञातरम अरे केन विज्ञानियात, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब मैं किस अर्थ में पूछना चाह रहे हैं वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो खुद जो है शैली जी के संदर्भ में अगर बात कहना चाह रहे हैं वो तो उसको स्पष्ट करें। बाकी तो उपनिषद का मुझे इस वक्त ध्यान भी नहीं है, क्योंकि अब ये सब चीज़ें मुझे मेरी एज के अनुसार वो जी। और अगला सवाल भी राजेश चौरसिया जी का ही है। वे पूछते हैं, शैल जी कृत आत्मा, शैल जी कृत आत्मा और शुद्ध आत्मा में भेद करते हैं। यसदेव शैल कृत आत्मा और शुद्ध आत्मा में भेद करते हैं, और मुझे लगता है वे शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्य स्वीकार नहीं करेंगे। यह प्रश्न टिप्पणी जैसी है, अगर कुछ कहना चाहें। नहीं, देखिए सवाल ये कि पहले आप देखिए, शुद्ध आत्मा एक कॉन्सेप्ट है अलग से, लेकिन अब मैं मनुष्य के संदर्भ में जो बात कह रहा हूं, और वो ये कहते हैं कि उस शुद्ध आत्मा के तरफ जाना। देखिए एक बात कह रहे हैं, अब वो शुद्ध आत्मा क्या होता है, निराकार होती है, उसको तो बात ही मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई शुद्ध आत्मा जैसे ब्रह्म के रूप में बात है, निराकार रूप है, विशुद्ध रूप है उसके। लेकिन मनुष्य के संदर्भ में जो आत्मा है, जो चेतना है, आत्मा है, वो क्रमशः विकास के रूप में होती है। उसके क्या डायमेंशन होंगे, किस रूप में जाएगी, वो अलग बात है। इसलिए वो शुद्ध आत्मा का एक कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास है, आइडियल एक प्रतिमा है, लेकिन हम उधर तरफ बढ़ रहे हैं। और कौन, इसलिए उस रूप को तो मनुष्य के संदर्भ में तो वो नहीं है। मैं मनुष्य के रूप में एक हमारे पास जो आत्मा है वो उसका तत्व है,
और लेकिन हम धीरे 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 मिश्रित रूप है उसको अमिश्र करना है। अब कितना कोई कर पाता है, कितने जा पाता है, ये बात। अब वो क्या है, अब वो तो मेटाफिजिक्स लिखा हुआ है, उपनिषदों में लिखा हुआ है, अलग बात है। लेकिन मेरी सीकिंग में कहाँ है, वो अलग प्रश्न है। उसको आप उस तरह से देखना चाहिए। ये एक प्रश्न है, प्रयास है, सीकिंग है ये। उस सीकिंग में आप कहाँ करते हैं, कैसे? आपकी आवाज सुनने नहीं आई मुझे, आपकी आवाज सुनने में नहीं आ रही। माफ कीजिएगा जी। मैंने यह सवाल आपके स्क्रीन पर भी रखा है। हाउ टू कंपेयर शैल जी कॉन्सेप्ट ऑफ मैन। टंडन साहब से कहें वो खुद ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वो कहें वो खुद ही करें, कैसे उनको लगता है साथ के साथ। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि देखिए सार्थ अगर कोई सिमिलरिटी मिलती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका विचार मिलती है, तो मिलती है, बहुत सारे लोग विचारों में मिलती है। लेकिन सवाल है कि शैली जी जो कह रहे हैं, मैं तो केवल उनके लेखों में जो बात थी उसको मैंने एज इट रखा। अब इस पर अगर टंडन साहब कुछ कहना चाहते तो अच्छी बात है। ही शुड then it should be a discussion on I just initiate a discussion and you say something on that. एक सवाल हमने कमल नयन जी का रखा है। Why don't you do it yourself and explain how it is this प्रतिमा is in bad faith? कमल नयन जी। देखिए वो प्रतिमा को लेके तो वो चल नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई भी प्रतिमा जो है इज नॉट समथिंग वेरी फाइनल बट दैट इज ए मे बी स्टेपिंग स्टोन। मैं जहाँ तक शैली जी को समझा हूँ कि भाई आप एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में तो कह सकते हैं, पर दिस इज दी के रूप में तो नहीं कह सकते। एक तो ये बात है। दूसरा क्या है कि प्रतिमा जो है, प्रतिमा के साथ बड़ी गड़बड़ होती है कि आप किसी प्रतिमा को आप बनाएं और कहाँ से आई। देखिए एक तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो पर्सनली मैं मानता हूँ, कहाँ से आती है, जब वो उसका स्रोत क्या है। एक तो मेरा अपना है, एक होता है कि मैं किताब पढ़ के या किसी उपदेशक से या कहीं से मेरे पास आया इमेज, तो वो तो कभी मुझे मेरी दृष्टि से तो वो स्वीकार नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति स्वयं से करता है, स्वयं से सीकिंग करता है और इसमें स्ट्रगल करता है, उसको रखता है, अपने को करेक्ट करता है, तब एक अलग बात होती है। तो मैं तो समझता हूँ कि शैली जी जिस तरह की बात कह रहे हैं वो कभी भी एक खास प्रतिमा को लेके, वो प्रतिमा तो चलती है, होती हम बनाते हैं, हम बिगाड़ते हैं, प्रतिमा को आगे करते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट प्रतिमा की बात नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि ऐसे करने से तो आप बनेंगे। वो कहते हैं आप में जब सीकिंग है और सीकिंग एंडलेस है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा बात है ऑथेंटिसिटी एंड वैल्यू। यानी आप में उसमें एक नवीनता होती है, उसमें एक वैल्यू होती है और इसमें प्रामाणिकता होती है। ये तीन उन्होंने मालूम मैं कहूँ मोटे रूप से कि तीन उनकी कैरेक्टरिस्टिक हुई। तो अब आप उसको जज कर सकते हैं कि ये कैसी है, क्या इस तरह। इस रूप में मैं समझता हूँ उनको। मुझे लगता है कि और लोगों को भी बोलना चाहिए, मेरे ऊपर तो जी। और माफ कीजिए, वो आलोक टंडन जी की जो बात थी वो संभवतः कुछ कमल नयन जी और आलोक जी के बीच यहाँ कुछ संवाद चल रहा था, उसका हिस्सा था। हाँ, मैं वही तो कह रहा था कि वो खुद क्या है। आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी कह रहे हैं और बोलिए, अभी और सुनना चाहते हैं। आपने कुछ जल्दी से समाप्त कर दिया, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक बातचीत रही और आसान भाषा में आपने
इसे अभिव्यक्त किया। स्पष्ट कर दिया है कमल नयन जी ने, मैंने यह टंडन जी से पूछा है। हाँ नहीं, वो तो है जी वो, क्योंकि चर्चा होना चाहिए, क्योंकि चर्चा को इनिशिएट करने का उद्देश्य था मेरा। और क्योंकि मैंने कहा कि मैं कोई अधिकारी तो नहीं हूं उनके दर्शन का, तो मैं तो केवल ये था कि मैंने कुछ पहले एक कोई 95 में जो लिखा था वो मैं यहाँ कुछ प्रस्तुत किया था। मुझे कितना उसका ध्यान और वो सब रहा है, वो बात है। जी, दरअसल मैंने उसे ऊपर से लिया तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। खैर, इस सारगर्भित वक्तव्य के लिए आपका हार्दिक आभार केएल शर्मा जी, और धन्यवाद। हमारे तमाम दार्शनिक मित्रगण, लेखक मित्रगण और दूसरे साथीगण यहाँ उपस्थित रहे, अपनी टिप्पणियों के साथ लगातार हमसे जुड़े रहे, इस पूरी बातचीत को और इस उद्बोधन को सुनते रहे, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद। एक बात, एक कमेंट राजेश चौरसिया जी की ओर से आ रहा है, मैं आपके स्क्रीन पर भी रख रहा हूं। मेरा देखिए, मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है। मेरा विज्ञातरम वाला प्रश्न विषय वाली बात के संदर्भ में था। ठीक है। जी हाँ, उसी उन्होंने वो प्रश्न है कि जब मैं अपने आप पर प्रश्न करता हूँ तो मैं ही प्रश्न करता हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ। तो वो जो हो रहा है, अब देखिए, मैं एक तो विषय, मैं स्वयं जानने वाला, और विषय, तो विषय कौन है? वो टेबल कुर्सी से तो भिन्न है, तो उसको एक हम नाम दे देंगे विषय। एक ऐसा विषय जो विषयी है, यानी इसका मतलब है कि मैं स्वयं को ही देख रहा हूँ। जी, मैं स्वयं को ही देख रहा हूँ, इस रूप है उसका कि मैं जब ये प्रश्न उठाता हूँ तो मैं स्वयं को ही देख रहा हूँ, मेरा सामुख्य है। इसको आत्म सामुख्य उन्होंने कहा था। हाँ, विषय, ये मतलब उसका कि इसको आत्म सामुख्य शैली जी ने शब्द प्रयोग किया, तो ये है। तो वो, क्योंकि वो उस तरह का विषय तो है नहीं जैसे टेबल कुर्सी इत्यादि होते हैं। और ये जो विषय, जो मिश्र प्रकार का, जो विषय भी है और विषय भी है। अब ये जो, लेकिन ये तभी आप जान सकते हैं इस विषय को जब शुद्ध विषयी को और उधर ठोस विषय को आप निराश कर दें, उनको दूर कर दें, तभी आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ से बात शुरू होती है, ये बातें यहाँ से शुरू होती है। तब ये जो मिश्र रूप है, इसको से आप इसको इसमें से जो हटाएं, इसको निराश करें चीजों का, तब आप वो शुद्ध उसकी तरफ जाएंगे। तो तब तक ये जो देखिए, जब तक विषय के साथ विषय है, तो वो स्थिति जो है, वो स्थिति ऐसी स्थिति नहीं है कि जहां आप को सीख कर सकते हैं। वो हमेशा, जैसे आप योग की भाषा में कहें तो जैसे क्लेश से युक्त बात है, वो हमेशा बाधा उत्पन्न करने वाली बात है वो आत्म के लिए। तो ये जो इन्होंने बात कही है वो ये है कि ये वहीं से शुरू की बात करना चाहिए कि वो कैसा विषय, जो विषय का स्वरूप जो हमारे ज्ञान का जो विषय उससे बिल्कुल भिन्न है। देखिए वो देखिए, वो तो ज्ञान का जो टेबल कुर्सी इत्यादि स्पेस एंड टाइम में है, उसका अलग डायमेंशन है। पर ये जो विषय है, इसका तो टाइम डायमेंशन है, मेरे साथ ही वो है वो। अब यहाँ ये जो मुझे है, यही मुझे आगे देता है, एक प्रत्यय रूप में होता है, फिर वो आगे बढ़ने के यहीं से मुझे वो मुझे ले जाता है। लेकिन इसको मैं जानने के लिए फॉर द टाइम बिंग आपको सस्पेंड करना पड़ेगा प्योर सब्जेक्ट को और आपको प्योर ऑब्जेक्ट को, तब भी बात आगे बात बढ़ती। नहीं, सही है जो आप कह रहे हैं जी। एक टिप्पणी आलोक टंडन जी की ओर से आ रही है। एज सर हैज एक्सप्लेन्ड, प्रतिमा may be a given and socially constructed so that
cannot be treated as authentic. The conditions given by Shailaji can be of some help, and that too can't be treated as final. ये आलोक टंडन जी पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने जो पहले वो बात कही थी वो ये था कि मैं पर्सनली ये मानता हूँ, और मैंने अपने एक लेख में लिखा था कि अगर कोई मुझे ये कोई कहे, और उसके कारण मेरा ये था कहने का कि आजकल हो क्या रहा है कि कोई भी अगर आप किसी से पूछें कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, देखिए बड़ा कॉन्क्रीट उदाहरण दे रहा हूं, जिन्होंने आईआईटी किया, अब आईआईटी करने के बाद इंजीनियरिंग करके और दूसरा काम कर रहे हैं, तो प्रामाणिक मतलब कहाँ है वो? क्योंकि वो जो उन्होंने खुद से तो किया नहीं, उनके पेरेंट्स ने करा दिया या किसी दोस्त ने करा दिया, सोशल प्रेस। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपके ऊपर कोई चीज इम्पोज की जाती है, चाहे सोसाइटी के द्वारा की जाती है, चाहे पेरेंट्स के द्वारा की जाती है, तो वो आपका निर्णय नहीं है, निर्णय आपका होना चाहिए। तो ये मैं बात कहना चाह रहा था। और ऑथेंटिसिटी तभी आती है, प्रामाणिकता, मेरे व्यवहार में, मेरी सोच में। देखिए मैं कुछ काउंसलिंग का काम करता हूँ, तो ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं, तो मैं कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो यानी आप जब तक, ये तो बात है कि अब शैली जी क्या कह रहे हैं? शैली जी कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्वयं से जब व्यक्ति अपने आप पे कहना चाहिए आत्मान्वेषी होता, अपने आप झांकने की प्रयत्न करता है, तो अपने आप झांकना जो है, अपने अंदर झांकना, ये मुझे रास्ता खोलता है फिर, और वो स्वयं से खोलता है, और कोई गिवन नहीं होता है वो कि ये कहीं, वो स्वयं से ही उसको लगता है, कहीं से आता भी है तो वो फिर उसको लगता है कि ये होना चाहिए, कहीं से आता भी है तो उसको डिनाई करता है, और फिर उसको मैंने बार बार वो शैली तो कहते हैं कि हम निरंतर उसमें प्रक्रिया में रहते हैं कि हम उसको कहें कि देखिए ये ठीक नहीं है, हम आगे करें, एक प्रक्रिया है पूरी तो ज्ञान के बारे में। तो मैं जो बात कह रहा था कि शैली जी इस प्रकार की बात कह रहे हैं, तो एक प्रकार से यानी एक हमेशा इसलिए क्या करें कि जब भी आप सार्थकता की तलाश करते हैं आप, तो एक प्रकार का एक आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है उसमें, और वो देखिए, आप जब तक आंतरिक तनाव नहीं होगा तो कभी सार्थकता की खोज हो ही नहीं सकती है, कभी साम्यावस्था में कभी नहीं होती। इसलिए हमेशा इसलिए आप देखें, अभ्यास की बात है, प्रयत्न की बात है, तो अर्थवान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक प्रयासरत होना, ये एक सार्थकता की बात है। और देखिए और इसलिए मैंने एक बात अभी कही थी, तो वो शैली जी कहते हैं कि स्वतंत्र इच्छा द्वारा चयनित लक्ष्य के द्वारा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने कहा मेरा कुछ अनुभव है काउंसलिंग की वजह से, जिनको अपना पता ही नहीं होता कि उनका लक्ष्य क्या है, तो आप देखें उनके जीवन में बहुत खालीपन मिलेगा, इसलिए क्योंकि खोखलापन होना चाहिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो उसमें आता है कि जब आप अंदर झांकना शुरू करें। अब जिस आदमी को अंदर इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं है, देखिए आप इंट्रोस्पेक्शन करने का मतलब क्या होता है? अंदर झांकना। अंदर झांकने का मतलब अपनी कमियों को देखना, और कमियों को देखने के बाद में उनको करेक्ट करना, ठीक करना। तो ये तो पूरी इंट्रोस्पेक्शन की प्रक्रिया है। तो ये जो प्रक्रिया है, शैली जी भी इसको मानते हैं कि भाई इस तरह से होती बात है। लेकिन देखिए चुनाव करने के जो होते हैं वो मैंने कहा कि बहुत, हम जब चुनाव करते तो चुनाव उनका व्यक्ति स्वयं करे अपना। बहुत सारे अवसर होते हैं, लेकिन जब दूसरे कहते हो या हम वही करते रहें या अन्य जो कर रहे हैं हम वही करते रहें, तो वो तो ना तो शैली जी को स्वीकार होगा, और ना वो उनके मेथड में है, और ना ये कहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि, और इसलिए बार बार वो जो शैली जी भी प्रश्न उठाते हैं, और उन्होंने कहा भी है, मैं भी इस बात को मैंने लिखा है कि प्रतिबद्धता जो है, उत्तरदायित्व, प्रतिबद्धता, और ये एक स्वतंत्र डिसीजन की बात की, ये मानवीय अस्तित्व का सार है।
अगर मानवीय अस्तित्व की अगर हम बात करना चाहें तो प्रतिबद्धता जो है या उत्तरदायित्व जो है वो सार है उसका। यानी देखिए, उत्तरदायित्व होने में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अन्य के प्रति उत्तरदायी होना। यानी शैली जी भी यही, यानी आप जब बात कर रहे हैं तो प्रतिबद्ध की बात, मैंने कहा वो बार बार कहते हैं कि देखिए, आप अगर बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं लेकिन आप प्रामाणिक नहीं हैं तो उसका क्या मतलब। तो यानी एक ऑथेंटिसिटी जो है बहुत एसेंशियल बात है, और उसमें इसलिए एक जो हम कहते हैं अंतरात्मा का जो एक सामाजिक दायित्व स्वीकारना, ये जो बात उसमें है। तो ये कहना चाहिए कि आदमी को कहाँ से, वो अलग बात है कि कहाँ से उस उत्तरदायित्व की प्रेरणा मिलती है, लेकिन स्वयं से व्यक्ति के अंदर एक बातें आती हैं, व्यक्ति स्वयं तय करे ये बात। ये मैं बार बार कह रहा था, और वो शैली जी के मॉडल में भी है ये बात। तो यानी कहने का मतलब है कि हम कोई आंख बंद करके लक्ष्य की खोजा नहीं जा सकता। मतलब जगत में उसको खोजना होता है, जैसे आपके अंदर आपको खोजना होता है उसको। ये एक बात है जो कि शैली जी बार बार कहते हैं। तो यानी इसका मतलब है जो बार बार वो कह रहे हैं कि जो हमारा जो कहना चाहिए कि एक मिश्रित की जो बात है उससे परे जाना। तो वो के उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जैविक अस्तित्व है उस जैविक अस्तित्व से परे जाने की बात है। यानी देखिए, मानव होने के नाते मेरे अन्यों से भी संबंध है, केवल स्वयं से तो है नहीं। तो ये जो बात है, तो आप देखिए, ये जो उससे जब आप परे कब जाएं, जब मैं अपने अस्तित्व में रहूंगा, मैं अपने लिए सोचूंगा, अपने लोभ मोह क्रोध में रहूंगा, उनमें बात करूंगा, तो फिर मैं अन्यों से संबंध मेरे कैसे बनेंगे। इसलिए मैंने उस वक्त वहां कहा था कि वो जब आदमी मैं और तुम के बीच में जो संबंध होते हैं और उस तनाव के बीच व्यक्ति वहीं निर्भरता निकलता बात होता है। क्योंकि देखिए क्या बात है कि जब हम बाहर से मांगते हैं तो कोई चीजें बाहर से लाते तो नियतिवादी दृष्टिकोण है, जो कि वो नियतिवादी दृष्टिकोण में हमेशा ये होता है कि वो अपने को बदलने के वो मानता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शैली जी मानेंगे, और मैंने लिखा कि अपने को बदलने की स्वतंत्रता मनुष्य के अंदर होती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और यानी ये हम अब देखिए, अब एक प्रश्न क्या होगा, अब एक बात वहां हुई थी कि भाई वो कहाँ जाएगा, किधर चलेगा आदमी, तो बड़ा मुश्किल है। अगर आप मुझे प्रश्न करें कि आप ये बताइए कि क्या मनुष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या, तो मैं तो कहूंगा नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन के बारे में तो कर सकते हैं आप। हालांकि मैं मनोविज्ञान पढ़ा हुआ हूं कि हम लोग जब बात करते कि चूहा मेज में इधर जाएगा उधर जाएगा और कहीं, तो हम एक डिटरमिनेंट बात करते हैं कि भाई ये अगर ऐसा ऐसा कंडीशन होगा तो ऐसे से करेगा, लेकिन वो कहाँ क्या कर जाए। तो इसलिए मनुष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मनुष्य को वस्तु तो है नहीं जो कहीं से, क्योंकि वो स्वनिर्धारित है। वो मतलब ये कि उसको कोई दूसरा तो निर्धारित करता नहीं है। तो ये बेसिक फ्रीडम जो है ये आप मानना पड़ेगा कि आप यानी ये कहना चाहिए कि उसके ऊपर अगर ऐसे व्यक्ति ऊपर आप कहें कई बार कि साहब अवस्थाओं में पर्टिकुलर सिचुएशन थी इसलिए मैं नहीं कर पाया, तो उस सिचुएशन में जो आदमी स्वयं स्वतंत्र है वो अवस्थाएं कुछ नहीं करती काम। अगर आप अवस्थाओं को ना बदल सके, एनवायरमेंट को नहीं बदल सके, तो खुद बदल सकते हैं। तो उस रूप में एक व्यक्ति को वो मानते हैं, शैली जी मानेंगे, वो एक व्यक्ति के अंदर अपने को बदलने की स्वतंत्रता है। ही इज ए सीकर। ये बात इस रूप में बात कर रहा है। क्योंकि एक प्रकार की जो सार्थकता है जिसकी वो कह रहे हैं संभाव्य सार्थकता, यू कैन नॉट से कि वो ये करेगा, संभाव्य सार्थकता की बात है। यानी ये इस तरह की बात, यानी अगर वो है कि अगर आप इसलिए बार बार वो जागरूकता चेतना की बात, जागरूकता आप बार बार लाएंगे, अभ्यास के द्वारा लाएंगे तो हो सकता है। तो इस मतलब ये एक प्रकार की बात, ये मैं कहना चाह रहा था। मुझे पता नहीं कि मैं अपनी बात कह पाया नहीं कह पाया।
पर कुछ जी, राजेश चौरसिया जी की टिप्पणी है, आपको पहली बार सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू शंपा शंपा शाह जी लिख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, सुंदर वक्तव्य, सुंदर व्याख्यान, शैल जी के स्वर को ध्यान से सुनने समझने का अवसर मिला आज। आभार। मैं तो ये समझता हूँ कि यंगर जनरेशन अगर इस आपकी इस पूरी सीरीज से प्रभावित होकर के शैली जी को पढ़े, क्योंकि कुछ लोग हम कुछ तो चले गए शैली जी को जानने वाले, वो जिंदा ही नहीं है जो अच्छी तरह जानते थे, वो शैली जी से पहले चले गए। तो मैं चाहता हूँ कि इन विद्वानों को लोग पढ़ें, यंगर जनरेशन पढ़ें। और अगर आपकी सीरीज से कुछ हमारे नवयुवक में रुचि जागृत हो और वो पढ़ें, उस विचार को आगे बढ़ाएं, उसमें चर्चा होती रहे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। और ये होना भी चाहिए कि किसी दार्शनिक ने पूरा जीवन जिस चीज में लगाया उसको हम वहीं बंद ना कर दें और उस पर हम आगे बढ़ना चाहिए। तो लोगों को इन बातों को पढ़ना चाहिए। जब हमने सेमिनार किया तो उनकी बहुत सारी जो जितनी पुस्तकें और लेख हमारे पास थे, तो हमने बहुत सारे 50 लोगों को भेजे और उनसे कहा कि भाई आप किसी विषय पे लिखना चाहते हैं क्या। वो हमारा जो सेमिनार का तरीका हुआ करता था। तो लोगों ने लिखे, वो पुस्तक रूप में छपा। तो मैं चाहता हूँ कि शैली जैसे विचारक को केवल हम चर्चा करके छोड़ दें, वो तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हम किन्हीं किन्हीं विचारक, जैसे मैंने खुद ने उनके सोशल उनके कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी पर पीएचडी कराई एक छात्रा को, उनके कॉन्सेप्ट सोसाइटी ऑफ यशदेव शैली जी एंड डॉक्टर दयाकृष्णन, तीन लोग, जीसी पांडे एंड इन तीनों के कौन से कंपैरेटिव स्टडी था वो। तो मैं एक तो शोध का विषय तो है ही, कई लोग कर भी रहे हैं, लेकिन शोध के साथ साथ मैं समझता हूँ कि पढ़ना चाहिए। और आप देखिए, हमने शैली जी की पुस्तकों को हमारे उस पाठ्यक्रम में लगाया। दर्शन शास्त्र की एमए और बीए के कहीं कहीं रिकमेंडेड बुक्स में शैली जी की किताबों को लगाया गया। तो आप जो कुछ लोग हैं वो उनको पढ़ें, देखें, और विद्यार्थियों के अनुरूप अगर कोई किताब लगती है तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जभी तो विद्यार्थी पढ़ेंगे। एक तो फोर्सफुल, और एक होता है कि स्वतः, और इस तरह के सेमिनार से अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी, शर्मा जी, शर्मा साहब, एक प्रश्न डॉक्टर राकेश सोनी जी की ओर से है। क्या आत्म सृजन आत्म की उपाधि है? आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। तार। जी, उसको हटा लें। इस हेडफोन को हटाकर देख लें एक बार, या तो उसकी बैटरी चली गई हो। ऐसे ही बोले। उसको लैपटॉप से भी निकाल दें तार को। जी बोले। नहीं आ रही। एक बार बोलकर देखें।
आपने अपने माइक को म्यूट कर रखा है, माइक को अनम्यूट कर दीजिए जी। अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वो जो माइक का सिग्नल है शर्मा जी, जो स्पीकर का सिग्नल दिख रहा होगा साइन, उसको ऑफ कर दें। हाँ, अब बोलें, अब बोलें, अब आवाज आएगी जी। अब आवाज जी बोलें। हाँ आ रही है, बोले जी, बोले, आवाज आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है, बोले। शर्मा जी, हाँ वो जी आवाज आ रही है, बोले। आ रही है। जी जी आ रही है। हाँ हाँ। डॉक्टर नहीं, राकेश। राकेश सोनी जी जो बात कह रहे हैं, देखिए जी आत्म सृजन उसका स्वरूप है। उपाधि कहने से, देखिए उपाधि तो निराश की कोई चीज, हम उपाधि तो ऐसी चीज होती है जो कहीं से मेरे पास बाहर से आई, तो आत्म की उपाधि ना कहें, आत्म तो उपाधि रहित है, लेकिन आत्म सृजन जो है आत्म उसका स्वरूप है। ऐसे उस रूप में ये ठीक रही बात आपकी, क्योंकि उपाधि तो जो भी कहीं बाहर से मुझे मिलता है वो सब उपाधि है। उपाधि निराश की बात करते हैं, आत्म सृजन ही ये बात है उनका। सोनी जी जो बात कह रहे हैं, मैंने आत्म सृजन, ये सृजन करना ये आत्म का स्वरूप है, इस रूप। और सृजन में हमेशा नवीनता होती है, एक मूल्यात्मकता होती है, ये जो बात। जी, अगला सवाल शाह साहब की ओर से है, आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी की ओर से। वे पूछते हैं, क्या आत्मातिक्रमण के बिना आत्म साक्षात्कार संभव है? देखिए आत्म साक्षात्कार की प्रश्न मुझे लगता नहीं कि वहां बात उठ रही। आत्म अतिक्रमण तो बहुत आवश्यक है। अब आत्म अतिक्रमण, क्योंकि व्यक्ति के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो आत्म साक्षात्कार जब जितना भी अतिक्रमण करेंगे तो आत्म साक्षात्कार होगा ही। देखिए अब वो होता क्या है कि आप जैसे मनोमय जो है स्तर, उसको आप सस्पेंड करेंगे, विज्ञान में आते हैं। विज्ञान में के बाद में अतिक्रमण जो अतिक्रमी जो बात है, जो कानून में कहा जाता है, तो वो इसको ये तो आवश्यक है उसका, और तभी उसी के द्वारा मैं अपने को जानता हूं। इसलिए मैंने कहा था कि आप ये मेरे मेरे जो अपने को जानना जो है, उसको ब्रह्म से जानने के से तो अगर तुलना करें तो बड़ी गड़बड़ होगी। अगर आप, क्योंकि वो ब्रह्म जानना हो गया ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन वो आप ये सिर्फ कह सकते हैं कि साध्य व्यापक और व्याप्य के रूप में, कि हम हमारे अंदर वो है, तो हम उस रूप में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वो तो होता ही है कि आत्म जो अतिक्रमण जो है, ये तो स्वरूप है। इसलिए उन्होंने लास्ट जो स्टेज दिया शैली जी ने, वो अतिक्रमिक में अतिक्रमण की बात कही थी। तो कहने का मतलब क्या है कि आत्म साक्षात्कार, अगर आप पूछें कि आत्म साक्षात्कार क्या है, तब ये बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि ये तो केवल कोई कहा गया वो बात कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति स्वयं जो है वो अपने को ही स्वयं को ही देखता है, वो ही जानता है, वो संकलित भी करता है और नई चीज देखता भी है। वो ये चीज है उसका। तो ये बात सही जो शाह साहब कह रहे हैं, सही इज राइट। शाह साहब तो जानते हैं शैली जी को अच्छी तरह से।
जी, हाँ अगला सवाल आशा मुखर्जी जी का है। स्वयं, ये थोड़ा सा कहीं लिखने में कुछ गलती है, स्वयं तय व्यक्ति कभी कर सकता है, सही अर्थों में तय तो परिस्थितियां एवं हमारा परिवेश काफी हद तक करता है। क्या व्यक्ति देखिए, स्वयं कुछ तय कर सकता है सही अर्थों में? जहां तक देखिए तय करने की मैं बात है। मैं समझ रहा हूँ आशा जो कहना चाह रही हैं। देखिए, मोस्ट रूप में क्या होता और क्या होना चाहिए, एक तो पहले सोचिए। परिस्थितियां जो हैं हमको गवर्न करती हैं। मैंने कहा कि हमारे मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं, अधिकतम, देखिए अब ये थोड़ी बात देखिएगा, वो उसी से चीजों को तय करते हैं जो परिवेश उनको कहता है। और हमेशा हम आर्ग्यूमेंट यही देते हैं कि मैं क्या करता, परिस्थिति ऐसी है। लेकिन बात गलत है। वो गलत इस अर्थ में है कि अगर परिस्थिति के अवश होते तो मोहनदास जो है वो मोहनदास गांधी जो है वो महात्मा नहीं बनता। क्योंकि परिस्थितियों को ऊपर जाके ही जिन लोगों ने कुछ अचीव किया है, अचीवर्स हुए हैं, वो लोग हैं जो कि उनसे उनसे ऊपर गए हैं। ये बात सही है कि हमारे बहुत सारा हमारा परिवेश करता है, लेकिन परिवेश को अतिक्रमण करते हैं लोग बाग। मैंने इसे कहा कि मैं परिवेश को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं स्वयं तो बदल सकता हूँ। तो ये मैं जो बात कहना चाह रहा था कि उस रूप में जो सीकर की जो बात है कि आदमी जो, इसलिए क्या होता है कि मोस्टली हम करते क्या है कि हम हमेशा जो हो रहा है, लोग आप देखिए, अमूमन आप देखें कि मैं जहाँ जैसे कोई खास तरह की नौकरियां होती हैं तो सब लोग वही करने लग जाते हैं क्योंकि परिवेश कर रहा है। लेकिन कोई हटके नहीं सोचता कि मुझे क्या करना है, और जो हटके करता है वो कुछ अचीव कर लेता है। तो ये देखिए, सामान्य अर्थ में तो जो आप बात कह रही हैं वो सही होता है, लेकिन जिन लोगों जो अचीवर्स हैं जिंदगी में, जिन्होंने कुछ किया है, वो कभी परिस्थिति से बंध के नहीं किया उन्होंने, और तभी उनका नाम हुआ है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। जी, एक सवाल शर्मा जी, जी एक सवाल आपके स्क्रीन पर है आलोक टंडन जी की ओर से। कैन बी टर्म शैलजी पोजीशन एज एग्जिस्टेंशलिस्ट आइडियलिज्म? देखिए, आप शैल्य जी को कुछ भी टर्म दे दें, शैल्य जी तो नहीं मानेंगे। बताऊं आपको, शैल्य जी से आप कहें भाई आप शंकराइट हैं क्या, तो वो कहेंगे नहीं। पर देखिए, सवाल मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी विचारक जो है वैक्यूम में नहीं सोचता, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, कोई बहुत सारा। क्योंकि शैल्य जी ने काफी पढ़ा था। उससे पहले तो जब वो करने लगे फिलोसफी, तो वो पहले तो अनुभववाद करते थे, फिर उन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म किया, रेफ्यूटेशन मेटाफिजिक्स करते रहे। लेकिन अगर आप उनकी यात्रा में देखें तो वो 80s के बाद में, और उससे पहले तो, फिर उनका बहुत सडल चेंज है उनके अंदर, एक अपना एक न्यू क्रिएशन है। अब देखिए वहां वो यूज करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि अपने उस पारिभाषिक पदावली में कई जगह उन्होंने फिनोमेनोलॉजी के टर्म्स यूज किए, जैसे स्थगन की बात है, या जैसे अस्तित्ववादी बातें भी यूज की हैं, बीइंग एंड बिकमिंग की बात, भव और भाव की बात है, तो वो कहीं है। लेकिन अगर आप क्लासिफाई करें तो वो नहीं माने, क्योंकि मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने किया है, जैसे एक कोशिश की, जैसे जीसी पांडे साहब, उनको सृजनात्मक भाववादी कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि उन्होंने ये तो कहा, लेकिन बात है कि शैल्य जी को स्वयं को स्वीकार स्वयं को नहीं होता ये कि आप वो कहेंगे ठीक है आपको ट्रेंड दिख रहा दिखिएगा, पर सीधा सीधी बात यह है कि शैल्य जी के पास में जितना इंडियन फिलोसफी का बैकग्राउंड था उतना ही उनका वेस्ट का भी था। ऐसा नहीं था कि वो यही नहीं करते थे। तो कोई भी विचारक जो होता है वैक्यूम में तो सोचता नहीं है। सवाल होता है कि वो कैसे चीजों को उठा के कॉइन करता है, एक न्यू इंसाइट देता है।
वो न्यू इंसाइट ही जो है उसका मौलिकता होती है। तो शैली जी ने कुछ चीजों को लेकर के चीजों को गढ़ा है, और भी बहुत दार्शनिक हुए जिन्होंने गढ़ा, जिनमें कि केसी भट्टाचार्य हुए हैं, मैंने उन पर काम वाम भी किया है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम उनको उसकी ब्यूटी को देखना चाहिए, हमें ये समझने, उनकी जो गढ़ने की ब्यूटी है उसको पकड़ना चाहिए कि इन्होंने कहाँ से किस चीजों को कहाँ से लेकर के और कैसे नए ढंग से रखा। इसलिए वो उन्मिलन जो होता है वो ये है बस कहने का। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे तो कभी हम व्यक्तिगत बातों में भी जब बात होती तो हम कहते हैं नहीं नहीं तुम समझे नहीं, तुम ये बात कह रहे हो, तो वो कहते थे ये बात। तो सवाल क्या है कि वो खुद तो लेकिन वो कहते मैं कह रहा हूँ अपने उनको आपसे मौलिक संरचना की बात है, लेकिन कहीं होता है, ऐसा नहीं है कि कोई हवा में वैक्यूम में करता है। और ऐसी कोशिश की गई लोगों ने, सृजनात्मक भाववादी कहा, तत्व मीमांसक कहा, बुद्धिवादी कहा। तो अगर टंडन साहब कहते हैं तो कहिए, बहुत अच्छी बात है, आपको वो ट्रेंड दिखते हैं तो ठीक है। और जी, ऐसा ही कुछ सवाल किरण कुमार मोदक जी की ओर से। आदरणीय, क्या आदरणीय शैल जी की दर्शन मीमांसा को किसी रूप, प्रणाली या चिंतन के रूप में संबोधित किया जा सकता है क्या? मैं अभी यही बात कह रहा था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं यही कह रहा था कि लोगों ने प्रयत्न किया है, अभी जो टंडन साहब भी यही कर रहे थे। तो आप, अगर आपको कोई ट्रेंड लगता है तो आप करिए, लेकिन शैली जी स्वयं स्वीकार्य नहीं था। क्योंकि हम तो पर्सनल जब बात होती थी तो कभी बात करके नहीं नहीं तुम ये बात कह रहे हो तो ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई, ऐसा ऐसा है, वो कहते थे बात को। तो मैं बात कह रहा हूँ, हालांकि मैंने कहा पांडे जी ने लिखा है कि भाई वो एक सृजनात्मक भाववादी हैं या सृजनात्मक तत्ववादी हैं, तो ऐसे किया है लोगों ने, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कह सकते। आप, अगर आपको ट्रेंड लगता है, क्योंकि लगेगा ट्रेंड तो, क्योंकि शैली जी के पास में, मैंने अभी कहा था कि शैली जी का, अगर आपने सांख्य योग पढ़ा है ढंग से, आपने अद्वैत वेदांत पढ़ा है, उपनिषद पढ़े हैं, तो आप पकड़ लेंगे कि कहाँ से चीज उठाई गई है। लेकिन ब्यूटी इस बात में है कि उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया उन्होंने, एक नया रूप देने की कोशिश की है। तो उस ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की बात है, जो मेरी समझ में तो जो बात करने की, बाकी आप उसको एक नाम दें तो दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन आप, अगर आप कहते हैं, मैंने कहा कि कहें तो अच्छी बात है, अगर आप डालें और देखें, उस पर भी काम होना चाहिए कि उनकी रचनाओं के आधार पर ये कहें, अच्छी बात है जी। क्योंकि शैली जी को खुद को अगर आप किसी में क्लासिफाई करेंगे तो वो कहते हैं नहीं गलत, तुम ठीक नहीं कह रहे हो, वो पसंद नहीं था उनको। आप कहेंगे आप सांख्यन है तो क्या नहीं, मैं नहीं हूं, तो ये नहीं, समझ रहे हैं आप, इस तरह से। तो आप उनको देखिए, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी चीजें थी और वो उनको कंस्ट्रक्ट करते थे उस तरह का। जी, शुक्रिया केएल शर्मा जी। और हमसे दूर और हमसे पास बैठे हमारे तमाम वरिष्ठ लेखक, दार्शनिक गण, मित्रगण की लगातार इतनी लंबी अवधि तक आप लोग साथ बने रहे। शर्मा जी, अगर अनुमति हो तो इस सेशन को समाप्त किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया और शुभ रात्रि। इस देव शैल एकाग्र में कल हम पुनः मिलते हैं, उनके एक नए पक्ष के साथ और एक नए वक्ता के साथ। शुक्रिया, थैंक यू, जी, आभार।